वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ये यूं कहिएगा 12th स्टैंडर्ड के लिए नए चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगर, तो आप लोग बहुत सीरियसली सुनिएगा। कभी भी नया चैप्टर पढ़ाया जाए तो उसको बहुत कायदे से सुने और एक एक आर्टिकल को समझते हुए तैयार करें। फिर अब जब अंकीय क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बाय द वे, तो हेडिंग डालिएगा, यही चैप्टर का नाम रहेगा। चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा विद्युत धारा, या फिर इंग्लिश में कहें तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और फर्स्ट टॉपिक भी यही है, विद्युत धारा का परिचय कराएंगे। तो चैप्टर का नाम भी और टॉपिक का नाम यही डाल दीजिए। सबसे पहला काम, प्रश्न उठता है कि विद्युत धारा है क्या। देखिए, क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा विद्युत धारा के बारे में। तो वो स्मरण करिए अपने मन में पहले तो कि विद्युत धारा है क्या, फिर मैं बताता हूं। देखिए, जो आवेश गति करेंगे किसी चालक के अंदर, जब आवेश किसी चालक से होकर गुजरते हैं तो समय दर अगर निकाल ली जाए, समय दर का मतलब समय से भाग, तो जो राशि प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। कैसे, जरा समझना। पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं, परिभाषा बाद में लिखूंगा। देखो, विद्युत धारा को हम लोग जो सिंबल है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश और समय का ये अनुपात है। कुछ जगह हम आगे भविष्य में इसे अवकलन रूप में भी लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो dq बाई dt भी लिखेंगे। जरूरत के हिसाब से इन दोनों फॉर्मेट में हम कोई भी इस्तेमाल करेंगे। यहां हम ये कह सकते हैं, देखो, आवेश के प्रवाह की समय दर, जिससे भाग होता उसी को दर कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि समय को हम ले लें 1 सेकेंड, देखो t बराबर क्या ले लें, 1 सेकेंड, तो धारा वास्तव में किसके बराबर है, आवेश के मान के। यानी किसी चालक से प्रति सेकेंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कह सकते हैं। तो चलिए, जैसे परिभाषा लिखना है मुझे, तो हम सबसे पहले परिभाषा उठाते हैं। देखो, विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन की बात करता हूं। तो लिखिए जरा, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ये I कैपिटल लेटर भी कह सकते हो, स्मॉल लेटर भी, जो आपकी इच्छा हो। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात, अब सूत्र में आ जाइए। एक स्टाइल ये है, या फिर ये स्टाइल है। फिर इस तरह से भी कह सकते हो। एक और परिभाषा बनेगी, यहां से हम कहेंगे किसी चालक में प्रति सेकेंड, में से लिख देना, में अकेला अच्छा नहीं लगेगा। किसी चालक में से प्रति सेकेंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को
विद्युत धारा कहते हैं। भाई परिभाषा तो मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छे से। अगर कुछ डाउट हुआ करे कभी तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछ पा रहे हैं तो कमेंट में डाल दीजिए टॉपिक पे, जो दिक्कत हो तुम्हें प्रॉब्लम मैं उसको सॉल्व करूंगा। अभी बात करते हैं, देखो एक परिभाषा तो ये हो गई सीधा, एक ऊपर लिखा एक दूसरी ये बन गई। ये जान लेना, ये जो विद्युत धारा है ना, ये एक मूल राशि है। तो मूल राशियां क्लास 11th में पढ़ाई थी मैंने, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टोटल 7 होती थी, याद है? तो उसमें से एक ये भी है। तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा एक मूल राशि है। मूल राशि को हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि पूरा नाम है, मैंने मूल राशि केवल लिख दिया इंग्लिश में, लेकिन पूरी बात लिख दी। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? मूल राशि है। तो इसका मूल मात्रक क्या था, किसी को याद है? एम्पियर। एम्पियर एक वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पे ये मात्रक बनाया गया है। तो लिख दीजिए इसका मात्रक एम्पियर होता है। बात आती है अगर मात्रक आप जान गए हो तो विमा में तो कोई तकलीफ नहीं होगी निकालने में। मूल राशि है पहली बात, तो इसकी विमी सूत्र हम लोग क्या बनाते थे? ए बनाते हैं। प्रश्न ये भी आता है, ध्यान रखिएगा, कि ये सदिश है या अदिश है। तो पहले तो अपने नॉलेज के लिए आप यहां पर लिख लीजिएगा कि यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, आप लोगों ने कई जगह डायग्राम वगैरह अगर देखे होंगे तो बैटरी या सेल हम लोग इस तरह बनाते हैं कि नहीं बनाते? बताओ। एक बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव मानते हैं, और जो छोटी प्लेट बनाते हैं उसको निगेटिव कहते हैं। इसमें जो धारा की दिशा होती है, ध्यान रखिएगा, वो बड़ी प्लेट से निकलते हुए हम लोग प्रदर्शित करते हैं। हम कहते हैं धारा इस दिशा में जा रही। ऐसे बनाते हो सर्किट में कि नहीं बनाते हो? अब देखो धारा की दिशा हम बना ही रहे हैं, दिशा हम बताते भी हैं। आगे चैप्टर्स में धारा के बहने की दिशा भी पूछी जाएगी आपसे। अब दिशा पूछी जा रही हो, फिर हम कह रहे हैं अदिश है। तो आपको थोड़ा गोलमाल नहीं लग रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है बात? या तो दिशा ना हो, सदिश मतलब दिशा सहित जो राशि होती उसे सदिश कहते हैं, और ये इसमें दिशा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है ये सदिश होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिख दिया? अदिश। वैसे भी बता दूं, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती, 7 की 7 अदिश राशियां होती हैं, याद है? ये बात हमने बताई थी, नहीं बताई थी भैया? हाँ, 7 की 7 कैसी होती हैं? अदिश होती हैं, मूल राशियां सभी। तो ये भी उसी में से एक है। अब प्रश्न उठता फिर अदिश है तो दिशा क्यों, या दिशा है तो अदिश क्यों? तो इसमें आपका एक लाइन का अगर जवाब हम पूछें, आप बताना चाहो, ध्यान देना। देखो एक ये तार है, मान लो 3 एम्पियर की धारा यहां से आ रही, ध्यान से सुनना। एक ये दूसरा तार है, इसमें से 4 एम्पियर की धारा आ रही है। इन दोनों धाराओं को ले जाने वाला ये तार है तीसरा। अब आप प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, प्रायोगिक रूप से, धारा को जो नापने वाला यंत्र होता है उसको अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा को किससे नापते हैं? धारा को अमीटर से नापा जाता है। मिली अमीटर भी होता है, अमीटर एम्पियर में नापता है, और मिली अमीटर जो होता है वो मिली एम्पियर में नापता है। ठीक है, इतना फर्क है। तो धारा को अमीटर नामक यंत्र से इसको बनाना आगे सिखाएंगे, मीटर कैसे बनता है, मापा जाता है, माप यंत्र से मापा जाता है। अमीटर बनाना भी आगे के टॉपिक में है।
फिलहाल तो अभी ये बात हम बता रहे, तो मैं कह रहा था यहाँ मीटर लगा के नाप लिया 3 एम्पियर, यहाँ नाप लिया 4 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ, यहाँ मीटर लगाया हो मैंने, तो आप बताओ यहाँ रीडिंग कितनी आएगी, कितनी आएगी बताओ? 7 एम्पियर। कितनी? तो 3 और धन 4 सीधा 7 हुआ। लेकिन अगर सदिश राशियां हम तुमसे कहें आपस में 90 अंश बना रही हैं, तो परिणाम ही पता कितना होगा, यहां से गुजरेगा कि नहीं आएगा बताओ? 3 और 4, देखो अगर ये सदिश होता तो सदिश का नियम लगता, और सदिश में तुम्हें याद होगा योग का नियम होता R बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। यहां मान लो 90 डिग्री है थीटा, तो cos 90 हो जाता। इतना हिस्सा तो 0 होता, लेकिन √p² प्लस q² बचता कि नहीं बचता बताओ? यानी 3 का वर्ग बचता रूट में और 4 का वर्ग। हल करते तो 5 आना चाहिए। कितना? अगर एमीटर नापने में 5 आंसर दे दे तो आप समझ लेना ये सदिश है, और अगर 5 न 7 दे दे तो अदिश है। तो ध्यान रखिएगा वो रीडिंग क्या देता है? 7 एम्पियर देता है। कितनी देता रीडिंग भैया? यानी इसने, धारा ने सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया। भले ही दिशा दर्शा दें, लेकिन ये सदिश नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे इस जगह पर कि यद्यपि, ध्यान रखना बात को, ये वाइवा में टीचर्स बहुत पूछते हैं, मजा आता है उनको। ध्यान रखना, जो टीचर मजेदार होते हैं बहुत पूछते हैं वाइवा में उल्टा सीधा। नंबर जितने दिनों दे देंगे तुम्हें परेशान ना हो, ठीक है, लेकिन वो पूछते हैं, मजा लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका नॉलेज जानने के लिए। तो हम कहेंगे यद्यपि परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किंतु धारा अदिश राशि है, किंतु धारा अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। बात को समझ लो, मैंने साफ साफ एकदम बता दिया कि दिखाते तो हैं दिशा, लेकिन ये उस नियम का पालन करती नहीं, इसलिए ये अदिश ही रहेगी। ठीक है, गधा भले शेर की खाल पहन ले, लेकिन आवाज शेर जैसी कहां से लाएगा भैया? आवाज तो ढेंचू वाली निकलेगी। तो कहने का मतलब है कि एरो भले दिखा दो, लेकिन वो रहेगी कैसी? अदिश राशि। क्लियर है बात? तो नेचर हो गया इसका। अच्छा, लेकिन अब आपसे एक और पूछा जा सकता है यहीं पर। देखो, खुराफात जब करना होगा टीचर को 1000 प्रश्न है, एक एक प्रश्न के अंदर प्रश्न निकलता है। मैंने यहां बताया कि यद्यपि परिपथ में धारा की दिशा दिखाते हैं, लेकिन वो पालन नहीं करता है। ये जो दिखाते हैं एरो से, वो वास्तव में धारा की दिशा नहीं होती है। वो पता किसकी दिशा होती है? धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। ध्यान देना जरा, जैसे मैं अभी सिखा रहा था इस जगह, देखो मैंने कहा ये धारा है, ऐसे तो लिख तो बैटरी है उसमें, ये वास्तव में क्या है? धन आवेश के प्रवाह की दिशा है। कैसे, जरा समझना। अगर ये धन आवेश है, ध्यान देना प्लीज, और इस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में? दाईं ओर, तो धारा किस तरफ मानोगे? दाईं तरफ ही मानोगे। किधर मानोगे? लेकिन अगर ऋण आवेश, ध्यान रखना, दाईं ओर जा रहा हो, तो धारा किस तरफ मानोगे? ऋण आवेश से उल्टी तरफ। लेकिन अगर ऋण आवेश बाईं तरफ जा रहा होता तो धारा किधर मानते? दाईं ओर। मतलब समझना, जो परिपथ में हमें एरो दिया जाता है
वो केवल ये बताता है कि धन आवेश इधर भाग रहा है या ऋण आवेश इस एरो से उल्टा भाग रहा है। ध्यान देना, धारा धन से भी बनती है और ऋण आवेश से भी बनती है। ये परिपथ में जो एरो होते हैं ये सिर्फ ये बताते हैं कि अगर इससे धन आवेश निकले, अगर की बात कर रहा हूं, तो वो इधर जाएंगे, और अगर ऋण आवेश निकले तो इससे उल्टा जाएंगे। एरो सिर्फ ये बताता है कि आवेश किस ओर जाएंगे। ध्यान रखना बात को, एरो जिस तरफ बने समझ लेना, अगर परिपथ में धन से बनी है धारा तो धन आवेश उधर ही जा रहे हैं, लेकिन अगर धारा ऋण से बनी है तो धन आवेश इस एरो से उल्टी तरफ जा रहे हैं। बात समझते हो? तो हम कह सकते हैं यहां पर ये बात कि परिपथ में बनाया गया धारा का मार्ग धन आवेश के चलने को प्रदर्शित करता है। ये गमन लिखा है, ठीक है, गमन, गमन माने जाना, गमन दिशा को दर्शाता है। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, बताओ? अभी धारा की बात हो रही है, अभी कहीं और नहीं हम पहुंचे। देखो ऐसे धड़ाधड़ चाहे तो हम घंटा खाड़ पढ़ा सकते धारा पे ही, लेकिन अब इतना तुम कहोगे कि हिस्सा पढ़ाएंगे, मतलब कोर्स नहीं पूरा कराएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हम धारा की बातें करते रहेंगे। अभी धारा प्रवाह, ठीक है। देखिए और धारा पे जरा बात सुन लो। धारा धारा हो रहा है ना, तो शुद्ध धारा सुनिए। एक सूत्र होता है Q बराबर IT, और एक सूत्र हमने पीछे Q बराबर NE सिखाया है, तुम्हें सिखाया है, वो क्वांटीकरण का था। तो यहां इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिनमें इन दोनों सूत्रों को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम सीधे कह सकते हैं, देखो NE बराबर IT, देखो, या कभी I निकालना हो तो NE अपान T, इस तरह के व्यंजकों का भी यहां पर हम प्रयोग करने वाले हैं। ये बात भी अपने स्मरण में रखनी है तुम्हें। ये सब लिखने वाला या कुछ नहीं छोड़ना, सब लिख डालना एकदम, इसमें कुछ तुम छोड़ नहीं सकते हो। अभी धारा धारा की बातें जैसे हमने कहा करते थे, और धारा की बात कर ही लेते जब इतनी बातें की हैं, है ना? तुम लोग कम धारा में तो धारा प्रवाह बोल पाओगे आगे भविष्य में। एक धारा बात करते, एक होता धारा घनत्व। क्या होता है? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं करेंट डेंसिटी। क्या कहते हैं भैया लोग? करेंट डेंसिटी। अब प्रश्न उठता है कि धारा घनत्व क्या है? किसी को पता है? किसी ने सुना इससे पहले कभी? रोहित बाबू बता सकते हो कि धारा घनत्व क्या होता है? कोई ऐसा आप बता सकते हैं? पीछे भैया, मैडम आप बता सकती, दीदी आप बता सकती कि धारा घनत्व क्या है? बता दो, जो सुना हो बता दो, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तुम कुछ रोशनी पे प्रकाश डालो। तो एक आता था वो पहले रिपोर्टर, वो रोशनी प्रकाश डालो। तो खैर रोशनी प्रकाश की बात हम बात कर रहे थे, धारा घनत्व की। ये जो धारा घनत्व ये क्या है? ये भी एक भौतिक राशि है, नई भौतिक राशि है तुम्हारे लिए। अगर धारा को किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर माप लिया जाए, किस पर मापा जाए? यानी किसी तार की, ऐसे काटते हो ना, ऐसे काट देते हो ना, तो काटा वाला जो ये पॉइंट दिखता है तुम्हें, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या कहते हैं? तो किसी परिपथ या धारा यानी वो चालक से अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली, ध्यान रखना, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। या बड़ा सरल परिभाषा लिखना चाहो, देखो परिभाषाएं बहुत तरह की होती हैं, सबसे सरल तुम्हें लगेगी गणित वाली परिभाषा। गणित माने सूत्र देख करके। अब तुमसे हम पूछे कि धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I अपान A है, तो तुम कह दोगे भाई साहब कि सर जी धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लिखने का अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोग A को 1 मान लेंगे, तो कैसे परिभाषा बन जाएगी? तब देखो हम कहेंगे, देखो
किसी चालक के, ध्यान से सुनना बच्चा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया लोग? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। कैसे बच्चा? जे से प्रदर्शित करते हैं। अब ये सूत्र लिखना, J बराबर I अपान ए। देखो, जब भी कोई भौतिक राशि हमें नई मिला करे, अगर तुम्हें लगे नई भौतिक राशि है तो सूत्र हो जाए उसका, परिभाषा हो जाए, फिर क्या हो जाना चाहिए? मात्रक। फिर क्या हो जाना चाहिए? विमा। फिर ये जानना है कि सदिश है या वो अदिश है। आओ जरा, परिभाषा और सूत्र हो गया है, इसका मात्रक बनाते हैं। तो भाई देखो, I का मात्रक क्या? एम्पियर। एरिया का मीटर स्क्वायर। विमी सूत्र, विमी सूत्र देखो, एम्पियर का ये और मीटर स्क्वायर का नीचे एल स्क्वायर करोगे। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये खास बात है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि बच्चा? यह एक सदिश राशि है। अब किसी के मन में हो सकता है कुछ उबाल आ रहा हो, कोई प्रश्न बन रहा हो, बन रहा है किसी के मन में कोई प्रश्न, कुछ किसी के मन में कोई प्रश्न बन रहा है कि कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, पूछो। ये कैसे हो गया कि ये? हाँ देखो, हमें लग रहा था ये बात पूछेगा बच्चा। कहेगा धारा को बता रहे हैं कि अदिश है और रेखा बता रहे हैं कि सदिश है, ये कैसे हो सकता है? यही हमें लग रहा था पूछ रहा, किसी के मन में कुलबुलाहट मची होगी। बढ़िया क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो प्रश्न बनता है यार, नहीं बनता है? क्यों सर, अभी इतनी देर भाषण दिया, कह रहे धारा अदिश है, धारा अदिश है, और धारा में घनत्व चिपका दिया तो कह रहे सदिश हो गई। धारा भी अदिश, घनत्व भी अदिश, और फिर बन गया का धारा घनत्व सदिश। ये समस्यात्मक बात हो गई कि नहीं हो गई? वैसे भी बचपन से सीखा है, आई अदिश ए अदिश, क्षेत्रफल भी तो अदिश सीखा है। खाली क्षेत्रफल सदिश एक हमने गॉस वाले में जरूर कहा था, थोड़ी देर के लिए सदिश हो गया था। ये सदिश क्यों है? ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका नोट करने वाला है। सुनिए जरा बात को, ऐसा पूछा जा सकता है, पूछते हैं लोग कि धारा अदिश तो धारा घनत्व सदिश क्यों? कारण सुनना ध्यान से तो जान पाओगे। धारा हमेशा किसी तार में उसकी सतह पर बहती है। कहां बहती है? तार के अंदर घुस के नहीं चलती, कभी ध्यान रखना। कहां कहां बहती है? ऊपर ऊपर। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? न जानते हो तो मैं इसके प्रमाण में बात कर दूं। प्रमाण मतलब प्रूफ, एविडेंस कि सतह पे ही धारा होती है, अंदर नहीं होती है। प्रूफ ये है, गली वाले तार देखें कभी, एल्यूमिनियम के जो बने होते हैं, खंभों के बीच में बंधे होते हैं, वो रस्सी जैसे बटे होते हैं, देखा? पतले पतले तारों को बट के मोटा तार बनाते हो, क्यों? एक मोटी सरिया क्यों नहीं दो खंभों के बीच में बांध देते हैं? बोलो भाई, उतनी ही मोटी धातु तो उतनी लगनी है। देखो, जितना मोटा तार आपने बिछाया एक खंभे से दूसरे खंभे बीच में, रस्सी जैसा बट के, सीधा एक लोहे की मतलब एल्यूमिनियम की उतनी मोटी सरिया टाइप का होता, उसको एक बार सिंगल तार बांध देते। या घर में भी आप वायरिंग कराते हो, कभी तार छील के देखना, कई महीन महीन तार पड़े होते हैं, पड़े होते कि नहीं कॉपर वाले? एक मोटा तार क्यों नहीं प्लास्टिक के अंदर डाल देते सीधा? इतने हजार महीन तार चिपका मार ऐसे ईंट के डालते हो भाई। वो रीजन यही है कि हमेशा आवेश कहां मिलते हैं? सतह पर, धातु के।
जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा उतना धारा खींचने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। पतले पतले तारों के अगर क्षेत्रफल निकाल के जोड़ो तो ज्यादा निकलेगा एक मोटे तार की तुलना में, ठीक है। आयतन में धारा प्रवाहित नहीं होती, कहां होती? केवल क्षेत्रफल पर, यानी ऊपरी हिस्से पे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तुम्हारे कोर्स में नहीं है ये, अगली क्लास में पढ़ाते हैं, इंटर के बाद बीएससी में है स्किन इफेक्ट करंट का, लेकिन नाम बता दिया। अब मैं बात कर रहा था, धारा हमेशा सतह पे चलेगी, यानी ऊपर चलेगी और तार की लंबाई में चलेगी ऐसे, और क्षेत्रफल कैसा काटा है तुमने? 90 डिग्री। देखो, यानी धारा घनत्व की दिशा, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के लंबवत रहती है। कैसी? और दिशा शामिल हो गई लंबवत, दिशा शामिल हो गई लंबवत, इसलिए ये कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। ये बिल्कुल अपने मन में स्मरण कर लो, बीमा निकाली ही लिए, इतना नोट करो, फिर और बातें करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंग्लिश में कहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी परमाणु में सेंटर में नाभिक होता है, सुना कि नहीं सुना? और नाभिक पे आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नाभिक में क्या क्या होता है? बहुत अच्छा, होशियार हो तुम लोग, बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। चलो हम उसी पे बात करते हैं आज। अगर हम तुमसे पूछे, एक मजाक की बात पूछे थोड़ा, तुम लोग कहोगे सर मजाक करते हैं यार, दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? ये जो पूरा आपके सामने दिख रहा है इसको क्या कहोगे? ये क्या बनाया मैंने? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। गुड बॉय। ये परमाणु की संरचना है। कोई परिभाषित कर सकता है? परमाणु की संरचना किसे कहते हैं? परमाणु की संरचना क्या होती है, बता सकते हो? कोई बता सकता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ एटम? नहीं बता सकते? हाँ, देखिए ये कह रही हैं कि केंद्र में नाभिक हो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमे, ठीक है। अब ऐसे किसी बच्चे को बताओ कि उसको याद करने में कहो 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, फिर कहो भूल जाए, फिर वो कहो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन घूम रहा, पता नहीं, कहो कंफ्यूजन हो जाए। मैं आपको बताता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, लेकिन लिखना नहीं। एटम की स्ट्रक्चर बड़ी ही शानदार है। कैसी? एटम की स्ट्रक्चर बड़ी ही शानदार है। उसकी बेटी न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनना जरा, प्रोटॉन को कर दें बेटी, न्यूट्रॉन नहीं से। उसकी बेटी प्रोटॉन बड़ी ही जानदार है। कैसी? एटम की स्ट्रक्चर बड़ी ही शानदार है, उसकी बेटी प्रोटॉन बड़ी ही जानदार है। जिसके आशिक इलेक्ट्रॉन ने घर के चक्कर काट काट के नाक में दम कर रखा है, इसी की सुरक्षा के लिए इसने न्यूट्रॉन बिठा रखा है। यही तो है एटम की स्ट्रक्चर, बाकी स्ट्रक्चर में क्या रखा है? चलिए बात करते हैं आगे। तो अब नहीं समझ में स्ट्रक्चर तुम्हें एटम की? अब मैंने कहा था नोट नहीं करना, बस सुन लो खाली। अब हम जो टॉपिक बताने वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान देना प्लीज, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण काम करता कि नहीं करता? बताओ। नाभिक धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, अट्रैक्शन काम करेगा। इस अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है नाभिक से, लेकिन जैसे जैसे आप देखो इनके ऑर्बिट में आगे बढ़ो, अरे ये पढ़ा होगा तुमने KLMN, जैसे जैसे बाहर जाएंगे आप देखो, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से क्या करेंगे? दूरी बढ़ाएंगे कि नहीं? बताओ। जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, ध्यान से समझना बात को, वैसे वैसे कंट्रोल घटता जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तुम घर में मम्मी पापा के साथ रहते हो,
माने नाभिक के करीब वाले इलेक्ट्रॉन हो तो तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर सिगरेट पियोगे भी तो मुंह धो के कुल्ला करके सेंटर प्रेस खा के परफ्यूम डाल के तब घर जाओगे। लेकिन जो हॉस्टल में बाहर भैया रह रहे हैं दूर कहीं, तो नाभिक से दूर निकल गए, वो टसन से बाहर भी पिएंगे, घर भी एक सिगरेट ले आएंगे, फूकेंगे वहीं हॉस्टल में, और कोई कुल्ला दतून नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नाभिक नहीं है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो नाभिक से बहुत दूर यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जरा सा भी ऊर्जा कहीं बाहर से पाते हैं तो वो अपनी कक्षा छोड़ करके कहां टहलने लगते हैं पता है? देखो ये सब परमाणु हैं। ये सब क्या है? ये चालक के अंदर, ये तार बना दिया मैंने, चालक के अंदर परमाणु है, और वो इलेक्ट्रॉन, इनमें जो जगह खाली होती है बीचों बीच, इसको अंतरा आणविक आकाश या अंतरा परमाणविक आकाश कहते हैं। इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है? उसमें आके घूमने लगते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ दिए, यानी कि नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो गए, और मुक्त होकर कहां विचरण कर रहे हैं? अंतरा आणविक आकाश में घूमने लगते हैं। एक तरह आवारा हो जाते कुल मिला के, ठीक है? तो ये जो अपना नाभिक छोड़ आए, आकर्षण नाभिक का अपनी ऑर्बिट को छोड़ आए हैं, इनको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। परिभाषा में सिर्फ इतना लिखना है, लिखिए जरा। किसी परमाणु के अंतिम कोश, कोश कह दो, कक्षा कह दो, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बड़ी ही आसानी से कुछ ऊर्जा पाकर नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं और अंतरा परमाणविक आकाश में विचरण करने लगते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से सुनना बात को। यही इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो धारा बहती चालकों में, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहती है। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो चालक भी कुचालक बन जाएं। नोट करिए, इसके बाद का हिस्सा हम अगली वीडियो में देंगे। नमस्कार।